लाल सलाम और सीताराम येचुरी को आदरांजलि देते हुए मुझे नाज भी होता है और दुख भी होता है, क्योंकि बापू के बाद मेरे आइकॉनिक लीडर्स जिनसे मैं प्रेरणा लेता था उनमें से वो एक थे। और आज के ज़माने में उनके जैसे सच्चे राष्ट्र प्रेमी और संविधान रक्षक दोनों जब सबसे ज़्यादा इस मुल्क को उनकी ज़रूरत थी, तभी हमसे उनको छीन लिया जाना हमारे साथ एक बहुत बड़ा सदमा है। क्योंकि आज जब संविधान और राष्ट्र की एकता को बचाए रखने का संघर्ष हम लड़ रहे हैं, न्याय प्रणाली को ताकतवर बनाए रखने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और हर मोर्चे पे इस देश की आत्मा को बचाए रखने के लिए लड़ाई लड़ते हो, तो कॉमरेड सीताराम जैसा एक योद्धा हमसे छीन लिया जाए, वो बहुत बड़ा नुकसान है इस मुल्क का। उनकी खास बात ये थी कि जब हम हमारी इलेक्टेड बॉडीज में असभ्य भाषा के प्रयोग से आदी होते जा रहे हैं, ऐसे वक्त में विवेक की मिठास, विचारों का एक घना आदर्श और सत्य की धार, इन सब का मिश्रण करके विवेक के साथ अपना वक्तव्य रखने वाले वो एक इंसान आज भी थे। ऐसे माना जाता है कि कम्युनिस्ट पार्टी के लोग कट्टर होते हैं। सीताराम येचुरी कम कट्टर नहीं थे, लेकिन वो कट्टरता में उग्रता नहीं दिखती थी। उनको बहुत सौम्य तरीके से, यानी मुझे बहुत उनका आदर लगता था, क्योंकि उनके जैसा लड़वैया जो संघर्ष सम्माननीय समाधान तक ले जाने की एक आस्था और विवेक बुद्धि दिखाते थे। सिर्फ संघर्ष करने के लिए संघर्ष करना उनकी फितरत नहीं होती थी। ऐसे लोग इस वक्त में बहुत ज़रूरी है। मेरा बदनसीब है कि मुझे उनके साथ काम करने का और उनसे सीखने का मौका नहीं मिला, लेकिन आदर्श के स्वरूप में वो प्रेरणा स्रोत हमेशा बनते रहे। हम फरियाद कर सकते हैं समय के साथ कि हमसे ऐसा एक इंसान, ऐसा एक कॉमरेड इतने जल्दी क्यों छीन लिया, पर मुझे लगता है कि वक्त भी हमारी परीक्षा लेता है कि हम ऐसे एक ताकतवर लड़वैया जो हमें एक सुरक्षा का कवच प्रदान करता है, उसमें संतोष बना के बैठे रहेंगे कि उसका अनुकरण करके उसकी लड़ाई आगे चलाए रखने की भी का धैर्य दिखाने के काबिल भी हम हो जाएंगे। तो हमने, मुझे लगता है, आने वाले संघर्ष में उनसे प्रेरणा प्राप्त करके लड़ाई लड़ने की एक धैर्य और एक सातत्य दिखाना ज़रूरी है, वरना ये सारी लाल सलाम और श्रद्धांजलियाँ फजूल हो जाएगी। तो आज जब सब लोग यहाँ जो जमा हुए हैं, उन्होंने उनकी याद में ये मुझे लगता है कि प्रण देना चाहिए कि इस राज्य में जो संघर्ष हमें लड़ना है इलेक्शन के द्वारा, उसमें और इस मुल्क के और इस संविधान को बचाए रखने के लिए हम भी हमसे होती हुई कुर्बानी देंगे। आज जब धर्म रक्षक की राजनीति की जाती है, तब एक सच्चा राष्ट्र रक्षक और संविधान रक्षक हमने घुमा दिया है और हमने उनकी उस आस्था को आगे ले जाना अब हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहता, क्योंकि शब्दों से दी गई श्रद्धांजलि से ज़्यादा सीताराम येचुरी को हमारे कार्यों की श्रद्धांजलि देना एक बहुत बड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी होगी। इसलिए सीताराम येचुरी को हम भारत की लोग की तरफ से श्रद्धांजलि और लाल सलाम। जय हिंद। सीताराम का व्यक्तित्व का ये जो विशेषता है कि सब लोगों को समावेश
कर पाना, उसका एक प्रतिबिंबन ये सभा में होना, इस आयोजन में होना, ये अपने आप हमारी जो समझ है, हमारे पार्टी का जो समझ है, उसको उजागर करने में आसान रहेगा। बहुत सारे बातें आई है। देखिए, मैं साफ करना चाहता हूं कि हमारा काम ये नहीं है कि अलग अलग जो विचार है उस अलग अलग विचार में अपने विचार को थोपना। एकदम स्पष्ट करना चाहता हूं, हमारा समझ है कि विचारों का मतभेद के बावजूद हम कैसे किस न्यूनतम साझा आधार पे बहुत सारे लोग हमारे सामने जो सबसे ज्यादा सबसे बड़ा खतरा है उसका मुकाबला कर सके। तो इसीलिए मतलब इसमें नहीं जाना चाहिए कि किसका क्या विचार है। आपने सुना होगा कि कॉमरेड सीताराम, उसका बहुत साफ नजरिया था, जो कि हमारा पार्टी का भी नजरिया है कि हमारा समझदारी है, हमारा विचार है, लेकिन हमारे विचार के बावजूद भी हम अकेला नाकाफी है इस चुनौती को मुकाबला करने के लिए। तो ये विचारों का मतभेद होते हुए भी सब लोगों को, जितने लोग आ सकते हैं उसको इकट्ठा करना चाहिए। तो हम अगर हमारे विचार किसी को ऊपर थोपे तो और दूसरे लोग भी अपना विचार हमारे ऊपर थोपने का कोशिश करेंगे, तो उससे तो मामला और भी बिगड़ जाएगा। तो इसीलिए ये हमारी है, और ये बार बार शब्द भी इस्तेमाल हुआ है कि समावेशी लोकतंत्र, इंक्लूसिव डेमोक्रेसी। और ये इंक्लूसिव डेमोक्रेसी मतलब हर दृष्टि से, आर्थिक सवालों पे, सामाजिक सवालों पे, वैचारिक सवालों पे भी। तो आज हमारे सामने सबसे बड़ा खतरा है कि हमारे देश की अखंडता, हमारी देश की जो 5 बुनियादी जो बातें हैं संविधान के अंदर, उसके खतरा है। तो उस खतरे के खिलाफ अगर लड़ना है तो बहुत सारे लोग चाहिए। तो इसी दृष्टिकोण से हमने काम किया। सीताराम के खास करके योगदान था, और उसका भी एक पृष्ठभूमि है। आप लोग जानते हैं कि सीताराम जब पार्टी के नेतृत्व में आए, हमारे पार्टी के सर्वोच्च नेताओं में थे कॉमरेड ज्योति बासु और कॉमरेड हरकिशन सिंह सुरजीत। और संजोग से इन दोनों का कम्युनिस्ट आंदोलन में ऐसे जगह से हुआ जो कि देश की विभाजन के शिकार हुए। Both of them came from states which were victims of partition. और उन्होंने अपने आंखों के सामने सांप्रदायिक ताकतों का जो भूमिका और जो हिंसा उन्होंने प्रत्यक्ष किया, और इसीलिए वो समझते थे ये कितना खतरा है। एक ये तो राजनीति के तौर पे, विचारों के तौर पे जो इन्होंने देखा कि किस तरह से धार्मिक परिचय के आधार पे, धार्मिक पहचान के आधार पे राष्ट्रवाद हमारी देश की आजादी के आंदोलन को विभाजित करने का कोशिश किया है। तो इसीलिए सीताराम का भी यह स्पष्ट राय था कि आज नहीं तो कल ये सबसे बड़ा खतरा हमारे ऊपर होगा।
बाबरी मस्जिद ढह जाने के बाद ये स्पष्ट हो गया। और आप देखेंगे वो कॉमरेड अशोक ने, दूसरे साथियों ने वो बात को जिक्र किया है, व्हाट इज दिस हिंदू राष्ट्र। तो हम देखेंगे, कोशिश भी करेंगे उसको रीपब्लिश करने का। इनफैक्ट हम बातचीत करेंगे कि मराठी में कुछ सिलेक्टेड वर्ड्स सीताराम का हम कैसे मराठी में प्रकाशित कर सके। तो उसमें जो उसका सुंदरता है वो किताब का, वो इस जगह से शुरू किया गोलवाकर को विश्लेषण करते हुए कि उसका संदर्भ क्या है। भारतीय समाज और सभ्यता के संदर्भ में उन्होंने चीर फाड़ के रख दिया। कोई हंसी मजाक में बोल रहे थे कम्युनिस्टों का कट्टरता के बारे में, तो और एक बात तो आता है कम्युनिस्टों के संदर्भ में, जो ये भारतीय नहीं है। इसका विचार, इसका समझ, ये सब बाहर से आयात किया हुआ है, इंपोर्टेड। लेकिन सीताराम का लेखन का जो शैली है, उसमें उसका जो बहुत ही गहरी अध्ययन किया था देश की सभ्यता का, कुछ लोग जिक्र भी किए थे, लेकिन उसको ये संदर्भ है कि हमें उनके अपने जमीन पे हमें उसको चुनौती देना होगा। तो ये व्हाट इज हिंदू राष्ट्र पब्लिश होने के बाद बहुत सारे हमला हुआ। पहले तो वो मतलब स्वीकार ही नहीं कर रहे थे कि बोला कि कुछ हिस्सा जिसके ऊपर खास करके सीताराम ने आलोचना किया था वो गोलवाकर का नहीं था। तो इसीलिए तब बहुत बड़ा एक बौद्धिक तर्क भी हो गया। उसमें अभी अभी उनका भी डेथ हुआ, एजी नूरानी साहब, उन्होंने भी अपने हिसाब से कुछ तथ्य सामने लाया और कुल मिला के वो टिक नहीं पाए। मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं कि सीताराम मार्क्सवादी थे, इसमें कोई शक नहीं रहना चाहिए। तो उनका कहना था बार बार कि ठोस परिस्थिति का ठोस विश्लेषण, ये मार्क्सवाद का एक बहुत अहम विशेषता है। तो इसीलिए ये जो खतरा आ रहा है हमारे सामने, ये खतरा को मुकाबला करने के लिए इस जमीन पे इतिहास क्या है, समाज क्या है, इस संदर्भ को सामने रखते हुए ये लड़ाई हमें करना चाहिए। तो इसलिए वो जो पैम्फलेट वो आया 1993 में, एक साल बाद बाबरी मस्जिद ढह जाने के बाद। फिर धीरे 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 आप देखेंगे कि हम इस पॉइंट पे आ गया कि ये, और गोलवाकर का किताब में ही था ये जो फैसिस्ट प्रवृत्ति आरएसएस का, वो भी हिंदू राष्ट्र का जो अवधारणा है उसके साथ जुड़ा हुआ था। तो इसीलिए उसके लिए लोगों के समझदारी में बातें हैं। अब अगर आज वो पैम्फलेट देखेंगे और जो घटना अभी तात्कालिक भारत में हो रहा है, अद्भुत एक समानता आपको मिलेगा वो परिस्थिति में जो गोलवाकर ने लिखा है। तो इसीलिए हमने भी इस समझदारी पे पहुंचा है कि भारतीय जनता पार्टी दूसरे तमाम पॉलिटिकल पार्टी से बुनियादी तौर पे अलग है, क्योंकि आरएसएस उसको संचालक, इसलिए उससे राजनीतिक समझदारी हमारा है कि बाकी
जो जो इसके विरोध में और देश की संविधान की रक्षा के लिए उसका रुचि है, उन सब लोगों को इकट्ठा कर। ये बात रखा है, लोग भी रखा है कि उनका शैली के बारे में, एक एक शब्द को वो कैसे मतलब अलग अलग विकल्प प्रस्तुत कर सकता था ताकि सब लोगों का सहमति बने उसकी। ये उनका विशेष एक गुण थी, एक शैली थी, जो इस परिस्थिति का जो राजनीति है और सामाजिक क्षेत्र में, क्योंकि उसके विश्लेषण में ये था कि वो जो धर्म का बात कर रहा है, असल में ये धर्म नहीं है, ये ब्राह्मणवाद। तो ब्राह्मणवाद जो जो सामाजिक तबके को वो शिकार बना रहा है, उन सब लोगों को, किसी ने बोला है ये मनु संहिता के बारे में। तो इसलिए ये जो विश्लेषण सीताराम का खासियत कि उन्होंने ये पृष्ठभूमि प्रस्तुत किया है, ये एक व्यापक मंच के निर्माण में वामपंथियों का, कम्युनिस्ट पार्टी का क्या भूमिका होना चाहिए, और इसीलिए वो इस बहुत ही नाजुक मोड़ पे पार्टी सेक्रेटरी के तौर पे एक प्रभाव विस्तार कर पाए हैं। और आप देखे हैं, अशोक बोल रहा था ये 12-14 दिन में कितना ज्यादा असर हुआ। तो एक तो असर लोगों के अंदर हुआ, और ये सवाल भी उठ गया कि अभी तो सीताराम नहीं है, क्या होगा सीपीआईएम का, वामपंथ का। तो मैं ये कहना चाहता हूं, क्योंकि ये सवाल हमें बार बार देना पड़ता है, और शायद ये सवाल सबसे ज्यादा बार हमारे में से कोई अगर दिया है वो कॉमरेड सीताराम येचुरी। 2009 के लोकसभा चुनाव के बाद पूछता था लोग, तो सीताराम अपना जो इनिबिटल स्टाइल में बोलते थे, आप चिंता ना करो, मुश्किल है, चुनौती है, लेकिन हम लोगों के पास जाएं। ये लड़ाई सिर्फ पार्लियामेंट के अंदर ही नहीं होगा। उनके जो प्रशंसक है, उनके पार्लियामेंट के अंदर जो भूमिका है, उनका प्रशंसा किए है। हम भी मानते हैं कि हमारा पार्टी का समझ व्यापक लोगों के अंदर पहुंचाने में पार्लियामेंट में उसका भूमिका वो अहम है। लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी का जो बुनियादी जो समझ है, बुनियादी जो स्वरूप है, वो लोगों के साथ, अगर लोगों के साथ हमारा जुड़ाव नहीं होगा तो हम ये स्थिति को बदल नहीं पाएंगे। 3 दिन पहले मैं एक प्रोग्राम में गया था, वहां पे ये एग्जैक्टली टॉपिक था, सीताराम का निधन और वामपंथियों का भविष्य के बारे में। तो मुझे अच्छा लगा कि उनमें से मुझे छोड़ के और कोई वामपंथी नहीं थे, बावजूद भी वो ये समझ पे आए कि वामपंथियों ने और सीताराम ने जो लड़ाई शुरू किया था फांसीवादी रुझान के खिलाफ, संविधान के बचाव के लिए, वो वैचारिक संघर्ष में वामपंथियों का खास भूमिका होगा। और जो भूमिका वामपंथी सीताराम के रहते बहुत तत्परता से कर रहे थे, वो बात हो कि वामपंथी आगे बढ़ा सकते हैं। और खास करके पिछले 4-5 साल में जो जनसंघर्ष हुआ, चाहे किसानों का संघर्ष हो, चाहे ट्रेड यूनियन स्ट्रगल्स हो, चाहे दूसरे लड़ाई हो, इसके अंदर वामपंथियों का जो भूमिका, और जिसका एक आप देखेंगे
प्रतिबिंबन भी कुछ हुआ है इंडिया ब्लॉक के निर्माण और उसके एजेंडे के अंदर। इसके अंदर वामपंथियों का एक ठोस योगदान होगा और इसी तरह से कॉमरेड सीताराम के प्रति हम सही श्रद्धांजलि दे पाएंगे। और फिर दोबारा आप सब लोगों को धन्यवाद यहाँ पे आने के लिए। इनकलाब जिंदाबाद, कॉमरेड सीताराम अमर रहे। जब मैं आया था तब एक फोटो उनका लगा था मंच यहाँ, उनकी जो कफन थी वहाँ एक पैलेस्टाइन का एक कैफिया लगा था। दैट वाज अ वेरी टचिंग मोमेंट कि उनके अंतिम दौर के टाइम पे भी एक पैलेस्टाइन का जो एक ग्लोबल सिंबल है द कैफिया, दैट वाज पार्ट ऑफ हिज लास्ट द ऑबिचुरीज, द रिस्पेक्ट वी पेड फॉर हिम। उसके साथ साथियों इसमें चंद शब्द इतना ही कहूँगा कि ये दौर साम्राज्यवाद, एक अलग किस्म का साम्राज्यवाद का है। दिस इज ज़ायनिस्ट इंपीरियलिज्म एंड दिस इज एज ऑफ ज़ायनिस्ट कैपिटलिज्म। ये बहुत अलग दौर है साम्राज्यवाद का, और उसको थियराइज करना और उसका जवाब देना, मैं मानता हूँ कि आज भारतीय वामपंथी और अंतर्राष्ट्रीय वामपंथी आंदोलन का एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि ये देश, ये दुनिया, खासकर ये दुनिया एक वैश्विक युद्ध शुरू हो चुका है। रशिया यूक्रेन के वॉर थिएटर्स से लेकर पूरे मिडिल ईस्ट, पैलेस्टाइन से ईरान तक, वो पूरा एक विश्व युद्ध की तरफ ये दुनिया को झोंका जा रहा है। और उस दौरान भारत का वामपंथी आंदोलन क्या रोल प्ले करेगा, ये बहुत अहम भूमिका होगी हमारे देश के लिए, ये रीजन के लिए और विश्व के लिए। और उसमें मैं जानता हूँ, वो एक बहुत बड़े थियोरेटिशियन थे हमारे सीताराम, कॉमरेड सीताराम येचुरी, एंड दैट इज आई बिलीव दैट द रोल दैट वी लेफ्ट एंड द सेक्युलर फोर्स इन दिस कंट्री हैव प्लेड. We lost him at a very crucial moment. Undoubtedly, we are heart-saddened when we heard that we had lost him. But I believe that the left movement in this country has the strength to draw inspiration from what he stood for and to move ahead. Thank you.